हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नीट हिंदी मीडियम वाले चैनल में। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी जबरदस्त चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट, जो आपका चैप्टर है जिसे हिंदी में कहते हैं पुष्पी पादपों की आकार की। उसमें क्या है कि बहुत सारे एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल को याद करने में बहुत सारा हमको कंफ्यूजन हो जाता है। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल बेस ही आते हैं। तो आज की वीडियो में उन्हीं सारे एग्जाम्पल को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की वीडियो में आपको इस चैप्टर से जितने भी एग्जाम्पल है सब मिल जाएंगे। बस एग्जाम्पल आपको थोड़ा आगे पीछे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे सब। तो ध्यान रखिएगा, आज की हमारी क्लास क्या है, एग्जाम्पल वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम देखेंगे जड़। सबसे पहले एनसीईआरटी में भी हमें जड़ बताया गया है, जड़ को पढ़ाया गया है, तो हम सबसे पहले जड़ को ही देख लेते हैं। अब हम जड़ की बात करें तो जड़ हमारा कितने प्रकार का होता है। जड़ 3 प्रकार का होता है, एक मूसला जड़, एक झकड़ा जड़ और एक अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ के जो उदाहरण है वो आपका सरसों हो जाएगा, और झकड़ा जड़ का जो उदाहरण है वो गेहूं हो जाएगा, और अपस्थानिक जड़ के आपके उदाहरण क्या हो जाएंगे, बरगद, घास, बरगद और मॉन्स्टेरा। ठीक है। अब सरसों का मतलब क्या होता है कि मूसला जड़ सरसों मतलब डाइकॉट में पाया जाएगा, झकड़ा जड़ आपके कहाँ पाया जाएगा, मोनोकॉट में। जैसे गेहूं आपका क्या है, मोनोकॉट है। ये मूल मूसला जड़ क्या होता है कि इसमें जो प्राइमरी रूट होती है इससे और सारी रूट निकलती है, इसकी शाखाएं निकलती है जिन्हें सेकेंडरी और टर्शियरी रूट कहते हैं। फिर ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, मूसला जड़ तंत्र। झकड़ा तंत्र में क्या होता है कि जो आपकी प्राइमरी रूट होती है शॉर्ट लिव्ड होती है, तो इसके तने के आधार से क्या निकलती है, बहुत सारी रूट निकल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, झकड़ा जड़ तंत्र। अब बात करें मूल सिर से अगर रूट नहीं निकल रही है, वो पादप के किसी अन्य भाग से तने से जैसे निकल रही है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, अपस्थानिक जड़। जैसे आप देखेंगे बरगद में, घास में और मॉन्स्टेरा में। ठीक है। अब बात करें हम पत्ती की, तो पत्ती हमारी जो है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। और पत्ती कहाँ से निकलती है, पत्ती नोड से निकलती है। ठीक है। पत्ती नोड से निकलती है और इसकी उत्पत्ति जो होती है वो शीर्षक विभ्योतक से होती है। और पत्ती हमारी 2 प्रकार की होती है, एक सरल पत्ती और दूसरी संयुक्त पत्ती। ठीक है। अब सरल पत्ती का जो उदाहरण है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो हम बात करेंगे संयुक्त पत्ती की। याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते हैं, सरल पत्ती का उदाहरण जैसे आम हो गया। सरल पत्ती में क्या होता है कि जो स्तरिका होती है वो आच्छिन्न नहीं होती है, या अगर आच्छिन्न होगी भी तो उसका जो कटाव होगा वो मध्य सिरा तक नहीं जाएगा। जबकि संयुक्त पत्ती में क्या होता है कि स्तरिका आच्छिन्न होती है और उसका जो कटाव होता है वो मध्य सिरा तक पहुंचता है। ठीक है। अब आपका जो संयुक्त पत्ती होता है 2 प्रकार का होता है, एक पिच्छाकार और दूसरा हस्ताकार। पिच्छाकार की बात करें तो उदाहरण हो गया नीम, और पिच्छाकार की अगर बात करें तो आप इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, तो वहां जो साइकस दिया है उसमें भी आपकी कौन सी पत्ती होती है, पिच्छाकार। हस्ताकार की बात करें तो आपका जो हस्ताकार पत्ती होती है वो कहाँ होती है, सिल्क काटन में। अब इसके बाद बात करते हैं हम पर्ण विन्यास की। ठीक है। तो पर्ण विन्यास की बात करें अगर हम, तो पर्ण विन्यास जो होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पर्ण विन्यास कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पर्ण विन्यास का मतलब क्या होता है कि पत्तियों के लगने का क्रम कहाँ पर, शाखा में, यानी तने में पत्तियों का जो लगने का क्रम होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास। अब पर्ण विन्यास क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक पर्ण विन्यास एकांतर होता है, और सम्मुख पर्ण विन्यास और चक्करदार पर्ण विन्यास। अब एकांतर में क्या होता है कि एकांतर पर्ण विन्यास में एक नोड से सिर्फ एक पत्ती निकलेगी। सम्मुख में क्या होता है कि एक नोड से 2 पत्ती निकलती है और दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत दिशा में होती हैं। और चक्करदार में क्या होता है कि एक ही बिंदु से कई सारी पत्तियां चक्करों के रूप में लगी होंगी। एकांतर की बात करें तो एकांतर का उदाहरण आपका हो जाएगा सरसों, गुड़हल, सूरजमुखी। जबकि आपका सम्मुख जो है उसका उदाहरण हो जाएगा कैलोट्रॉपिस, जिन्हें हम मदार कहते हैं, और अमरूद। चक्करदार पर्ण विन्यास होता है वो आपके चंपा और अल्सटोनिया में पाया जाता है, और इसी अल्सटोनिया का दूसरा नाम क्या है, डेविल ट्री। एनसीईआरटी में आपके लिखा है, तो इसको ध्यान रखना है। ये जो चंपा है ये हिंदी की एनसीईआरटी में है, लेकिन एनसीईआरटी इंग्लिश वाली में नहीं है, याद रखिएगा। अब बात करें पुष्प की समिति की, तो जो हमारा पुष्प होता है, पुष्प की समिति के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक वे पुष्प होते हैं जिन्हें हम असमिति कहते हैं, एक वे पुष्प होते हैं जिन्हें हम त्रिज्य समिति कहते हैं, और एक पुष्प होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक व्यास समिति कहते हैं। असमिति क्या होता है, उस पुष्प को हम कहीं से भी काट ले 2 बराबर भागों में वो नहीं बटेगा। जबकि त्रिज्य समिति में क्या होता है, उस पुष्प को हम चाहे जिस तल से काटे उसे 2 बराबर भागों में वो कट जाएगा। एक व्यास समिति में क्या होता है कि एक व्यास समिति में इसको सिर्फ एक ही तल से आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। असमिति का उदाहरण हो जाएगा आपका केना। त्रिज्य समिति में सरसों, मिर्च, धतूरा, और आपका एक व्यास समिति में सेब, मटर, केजिया और गुलमुहर। ये आप सबके एक व्यास समिति के उदाहरण हो जाएंगे।
अब हम बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला जो इसमें दिया गया है पुष्प की स्थिति। अब पुष्प की स्थिति के आधार पर भी हमारे पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब इसमें क्या होता है कि पुष्प की स्थिति का मतलब क्या है कि ये इसके आधार पर पुष्प 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अधोजायंगता, एक होता है परिजायंगता और एक क्या होता है अधिजायंगता। ठीक है? अधोजायंगता में क्या होगा कि जो पुष्प आपका अधोजायंग होगा उसमें आपके अंडाशय कैसा होगा? ऊर्ध्ववर्ती होगा। जबकि परजायंगता वाले पुष्प में आपके क्या होता है? आधा ऊर्ध्ववर्ती आपका जो अंडाशय होता है वो कैसा होता है? आधा ऊर्ध्ववर्ती होता है। और जबकि आपका जो अधिजायंगता होता है इसमें अंडाशय क्या होगा? सबसे नीचे होगा, जिसे हम कहते हैं अधोवर्ती होगा। ठीक है? अधोजायंगता की बात करें तो अधोजायंगता के उदाहरण आपके सरसों और गुड़हल और बैंगन हो जाएंगे। सरसों, गुड़हल और बैंगन हो जाएंगे। ठीक है? अब परिजायंगता की बात करें तो परिजायंगता में आपके उदाहरण हो जाएंगे प्लम, गुलाब और आड़ू, जिसे हम पीच भी कहते हैं। और अधिजायंगता जो है वो किसमें हो जाएगा? आपके सूरजमुखी के पुष्पक और अमरूद और क्या हो जाएगा? खीरा। यहाँ पर घिया भी दिया है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है? तो याद रखिएगा। अब बात करें हम पुष्प क्रम की, तो पुष्प क्रम क्या है कि पुष्पों के लगने की स्थिति। पुष्प क्रम के आधार पर पुष्प क्रम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक पुष्प क्रम होता है असममिति और एक क्या होता है? सममिति। असममिति में क्या होता है कि इसमें जो मुख्य अक्ष होती है इसकी असीमित वृद्धि होती है, यानी मुख्य अक्ष पर पुष्प नहीं लगेगा। अब बात करें हम, और इसमें जो पुष्प होता है, ठीक है? इसमें क्या होगा कि जो आपका पुष्प होगा वो मुख्य अक्ष पर नहीं लगेगा, तो मुख्य अक्ष की असीमित वृद्धि होती है और आपके जो पुष्प होंगे वो अग्राभिसारी तल में लगे होंगे। ठीक है? अगर ससीम अक्षी की बात करें तो जो आपका ससीम अक्षी होता है इसमें आपके मुख्य अक्ष पर पुष्प लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी वृद्धि क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है। और जो पुष्प होंगे वो किस क्रम में लगे होंगे? तलाभिसारी क्रम में लगे होंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक का उदाहरण पुष्प क्रम तक। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या उदाहरण दिया गया है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कार्य भी बताया गया है, तो कार्य भी देख लीजिए। ठीक है? उदाहरण के साथ साथ थोड़ा कार्य भी आप रिवाइज कर लीजिए। तो अगर बात करें हम मूल के कार्य की, आपका जो जड़ होता है उसका क्या क्या कार्य है? तो ये जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है और जो पेड़ होता है उसको मिट्टी में अकड़ पकड़ जकड़ के रखता है। ये भोजन का संग्रहण करता है। और पीजीआर यानी आपके प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर होते हैं, यानी वृद्धि पादप पादप वृद्धि नियामक जो होते हैं, कुछ पादप हार्मोन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। अब बात करें हम शिरा विन्यास की, इसमें देखो शिरा विन्यास दिया गया है। अब शिरा विन्यास क्या होता है कि शिरा विन्यास 2 प्रकार के होते हैं आपके, एक होता है जालिकावत और एक क्या होता है? समानांतर। पत्ती में आप देखने को मिलता है ये हमारा शिरा विन्यास। तो जो जालिकावत होता है ये मोस्टली आपके डाइकॉट में पाया जाता है और जो समानांतर होता है ये कहाँ पाया जाता है? आपके मोनोकाट में, याद रखिएगा। अब पुष्प विन्यास की बात करें तो पुष्प विन्यास का होता है कि पुष्प विन्यास में आपके 2 प्रकार के अंग होते हैं पुष्प में। एक होता है सहायक अंग और दूसरा क्या होता है? लैंगिक अंग। तो सहायक अंग जो होते हैं वो बाह्य दल यानी कैलिक्स और दल पुंज कोरोला होता है, जबकि आपका लैंगिक अंग जो होता है वो पुमंग और जायांग होता है, यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है। अब पत्ती के भाग की बात करें, जो हमने पत्ती के पहले देख लिया है, पत्ती नोड से निकलती है, इसकी उत्पत्ति शीर्षक विभ्योतक से होती है। तो पत्ती का भाग क्या होता है कि पत्ती में 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है अस्तारिका, दूसरा होता है पर्णवृंत और तीसरा क्या होता है? पर्णाधार होता है। ठीक है? अब इसमें हम बात करें कि जो अस्तारिका होती है इसमें आपके शिरा और सिरकाएँ प्रेज़ेंट होती हैं और इसमें क्या होती है? एक सुस्पष्ट शिरा होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मध्य शिरा कहते हैं। पर्णवृंत क्या होता है कि ये सूर्य के प्रकाश के हेतु पत्तियों को सजाता है, जिससे पत्तियों पर अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश पड़े और क्या हो? प्रकाश संश्लेषण भी अधिक हो। अब जो पर्णाधार होता है क्या होता है? पर्णाधार के आधार पे 2 कली लगी हो सकती हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अनुपर्ण यानी स्टिप्यूल कहते हैं। और जो आपका लेगुमिनी पादप होता है, दाल कुल के पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है कि पर्णाधार फूल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्णवृंत तल्प कहते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है? अब हम आगे बात करें तो आगे जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? आगे बात करें तो आगे हमें पढ़ना है तने का कार्य। तो तना क्या होता है? तने की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो प्रांकुर चोल होता है उससे आपकी क्या होती है? तने की उत्पत्ति होती है। ठीक है? तने का कार्य क्या होता है कि ये शाखाओं को फैलाता है और जो आपका तना होता है ये फल, फूल, पत्ती जो होते हैं उनको बनाए रखता है, यानी पकड़ के रखता है। और क्या कहते हैं कि ये पानी, खनिज और जो भी आपके भोजन होते हैं उनका संवहन करवाता है, कहाँ पर? पादपों में। ठीक है? अब बात करें हमारी जो यहाँ पर पत्तियों में शिरा और सिरकाएँ पाई जाती हैं, इनका कारण क्या होता है? ये दृढ़ता प्रदान करती हैं, खनिज व जल का स्थानांतरण भी करती हैं। ठीक है?
अब इसमें मूल के क्षेत्र भी पढ़ाए गए, यानी आपका जो जड़ होता है उसके 3 क्षेत्र पढ़ाए हैं एनसीईआरटी ने शुरू में। तो जड़ के 3 क्षेत्र होते हैं, एक परिपक्वन, दूसरा दीर्घीकरण और तीसरा मेरिस्टेमिक क्षेत्र। मेरिस्टेमिक क्षेत्र में आपका बार-बार विभाजन होगा, दीर्घीकरण क्षेत्र में लंबाई बढ़ेगी और जो आपका परिपक्वन होगा वहाँ पर क्या होता है, विभेदन और परिपक्वन होता है। ठीक है। अब इसी के लास्ट में पढ़ाया गया आपको बीजपत्र। तो बीजपत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, जिसके आधार पर हम कहते हैं ना कि मोनोकॉट पादप और डाइकॉट पादप। ठीक है। और जो आपका एक बीजपत्री का बीजपत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रूटेलम, हिंदी में कहते हैं प्रसल्क। ये बहुत बारी पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं, आगे हमें क्या पढ़ाया गया है। तो आगे बात करें, यहाँ पर पुष्प के भाग पढ़ाए गए हैं। पुष्प के भाग की बात करें तो पुष्प के भाग 2 प्रकार के, पुष्प के जो 2 भाग थे सहायक अंग जिसे हम कहते थे, एक था बाह्य दलपुंज और क्या था, दलपुंज। ये आपके बाह्य दलपुंज जुड़े हो सकते हैं जिन्हें संयुक्त बाह्यदली कहते हैं, या फिर आपका बाह्य दलपुंज जो होता है अलग-अलग हो सकता है जिसे हम मुक्त बाह्यदली कहते हैं। ठीक है। और जो आपका दलपुंज है जिसे कोरोला कहते हैं, तो दलपुंज आपका जुड़ा होगा तो उसे संयुक्त दली कहेंगे, और अगर आपका दलपुंज अलग-अलग होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त मुक्त बाह्यदली, सॉरी यहाँ बाह्यदली नहीं दली होगा। ठीक है, मुक्त बाह्यदली होगा। अब हम बात करते हैं पुष्पदल विन्यास की। तो पुष्पदल विन्यास की बात करें तो पुष्पदल विन्यास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पुष्पदल विन्यास जो होता है आपके कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, जिसमें आपका पहला है कोरस्पर्शी और दूसरा व्यवहारतीत, तीसरा कोरछादी और चौथा क्या है, बैकजिलेरी। कोरस्पर्शी में क्या होता है कि जो आपके कलिक्स यानी कोरोला जो होता है वो कहीं पर आपको क्या करेंगे, स्पर्श करते हुए दिखाई देंगे एक दूसरे से। तो ये कहाँ पाया जाता है, आपके कैलोट्रॉपिस यानी मदार में। व्यवहारतीत क्या होता है कि व्यवहारतीत में आपके उदाहरण हो जाएंगे गुड़हल, कपास, भिंडी। और कोर छादी का उदाहरण हो जाएगा केजिया, गुलमोहर। और बैजिलरी का उदाहरण हो जाएगा मटर और सेम। ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अब बात करें हम किसकी, बीजांडन्यास की। और ये ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बीजांडन्यास जो होता है 5 प्रकार का होता है। एक होता है सीमांत बीजांडन्यास, दूसरा होता है स्तंभी, तीसरा भित्ति बीजांडन्यास, फिर मुक्त स्तंभी बीजांडन्यास, और क्या होता है, आधारी बीजांडन्यास। ठीक है। अब आपका जो सीमांत बीजांडन्यास होता है ये कहाँ पाया जाता है, मटर में पाया जाता है। स्तंभी आपका गुड़हल, टमाटर, नींबू में पाया जाता है। जो आपका भित्ति होता है सरसों और आर्जीमोन में पाया जाता है। मुक्त स्तंभी आपके डाइएंथस प्रिमरोज में पाया जाता है। जबकि आपका जो आधारी वाला होता है, आधारी आपके सूरजमुखी और कहाँ पाया जाता है, गेंदा में पाया जाता है। ठीक है। अब पुंकेसर की हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो पुंकेसर के बारे में क्या बताया गया है कि पुंकेसर में जो पुंकेसर जनन नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं, स्टेमिनोड कहते हैं। यदि आपका पुंकेसर दल से जुड़ा हुआ है तो उस स्थिति को दल लग्न कहते हैं, जैसा कि आपके बैगन में पाया जाता है। अगर आपका पुंकेसर परिदल से जुड़ा है तो परिदल यानी बाह्यदल से जुड़ा है तो उसे कहते हैं परिदल लग्न अवस्था, जिससे आपका कहाँ पाया जाता है, लीली में पाया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें पुष्प में जो अंडक होता है, यदि अंडक संयुक्त है, अंडक क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति आपको गुलाब और कमल में देखने को मिलेगी। यदि जो आपका है क्या है, अंडक मुक्त है, ठीक है, वियुक्त है, यानी मुक्त है यानी जुड़ा नहीं हुआ है, तो ऐसा कहाँ आपको मिलेगा, मटर और टमाटर में। ठीक है। कहाँ मिलेगा, 1 मिनट भैया, आपका जो ऐसा है वो कहाँ मिलेगा, मटर और टमाटर में। ठीक है। अब हम बात करें पुंकेसर की फिर से। तो पुंकेसर में क्या होता है कि कभी-कभी पुंकेसर जैसे क्या होता है कि बहुपुंकेसरी होते हैं। अगर पुंकेसर आपका एक के गुच्छा में पाया जा रहा है, एक-एक है तो उसे एक संघी कह देंगे, और पुंकेसर 2-2 के गुच्छे में पाया जा रहा है तो द्विसंघी कह देंगे। और पुंकेसर अगर बहुत सारा पुंकेसर एक साथ पाया जा रहा है तो उसे क्या कह देंगे, बहुसंघी। ठीक है। जो आपका एक संघी है, एक संघी का उदाहरण क्या होता है, गुड़हल होता है। एक संघी का उदाहरण क्या होता है, गुड़हल होता है। आपका द्विसंघी का उदाहरण मटर हो जाएगा, और 3 संघी यानी बहुसंघी का उदाहरण क्या हो जाएगा, सिट्रस हो जाएगा। अब हम इसी में बात कर लेते हैं बीज की। तो जो बीज होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक भ्रूणपोषी और दूसरा अभ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी में क्या होता है कि इसमें भ्रूणपोष बचा रहता है, और अभ्रूणपोषी में भ्रूणपोष बचा नहीं रहता है। जो आपका अभ्रूणपोषी सॉरी जो भ्रूणपोषी बीज होता है आपके मोनोकॉट में पाया जाता है, लेकिन इसका अपवाद याद रखिएगा, ऑर्किड होता है। ऑर्किड मोनोकॉट है लेकिन इसमें अभ्रूणपोषी बीज होता है। जबकि आपकी बात करें अभ्रूणपोषी की, तो अभ्रूणपोषी में भ्रूणपोष नहीं बचेगा, और ये आपके मोस्टली कहाँ पाया जाता है, डाइकॉट में पाया जाता है। लेकिन इसका अपवाद क्या है,
कैस्टर है, जिसे हम अरंडी भी कहते हैं। ठीक है, बीज का आवरण जो होता है दो होता है, एक बाह्य आवरण होता है, एक आंतरिक आवरण होता है। बाह्य आवरण को टेस्टा कहते हैं और आंतरिक आवरण को टेगमन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा आगे का टॉपिक क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा आगे का टॉपिक क्या है। अब आगे की बात करें तो ये तो हमने देख लिया। अब आगे की बात करें तो आगे हमारा है फल भित्ति। फल भित्ति तीन होती है, एक बाह्य फल भित्ति होती है जो पतली होती है, और मध्य फल भित्ति कैसी होती है, गूदे द्वारा खाने योग्य होती है, और अंत फल भित्ति कैसी होती है, पथरीली होती है। ये किस फल की बात की जा रही है, ड्रूप फल, जिसे आस्टिल फल भी कहते हैं, जो आपके एनसीईआरटी के लास्ट में पढ़ाया गया है। ठीक है, जो आपकी नारियल में मध्य फल भित्ति होती है वो कैसी होती है, तंतुमयी होती है। और जो नारियल का भाग हम खाते हैं वो क्या होता है, एंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोष होता है। जो आपके आस्टिल फल होते हैं, जैसे आपका आम हो गया, नारियल हो गया, इसमें एक अंडा पे मतलब एक अंडपीय होते हैं, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं, और इनमें क्या होता है, एक बीज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बात करें, अब आगे आपको बताया गया है मोनोकॉट सीड। जो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, मोनोकॉट सीड जो होता है मक्का, जैसे मक्का जो आपका मोनोकॉट सीड है, इसमें एक परत पाई जाती है प्रोटीन की, जिसे हम कहते हैं एलुरान की परत, जो आपकी कैसी होती है, त्रिगुणित होती है, याद रखिएगा कैसी होती है, त्रिगुणित होती है। अब यहाँ पर आपको कुछ साइन बताए गए हैं, तो साइन आप याद रखिएगा, जब आप फैमिली पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये बहुत सारी हेल्प करती हैं। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। EBR का मतलब होता है ई ब्रैकेटेड, और के का मतलब होता है केलेक्स, सी का मतलब होता है कोरोला, पी का मतलब होता है पेरियंथल टिपल्स, ए का मतलब होता है एंड्रोसियम, जी का मतलब होता है गाइनोसियम। अगर जी के नीचे डंडा है तो मतलब सुपीरियर ओवरी है, अगर जी के ऊपर डंडा है तो मतलब इंफीरियर ओवरी है, और जी पर कोई जैसे जी के बगल में डंडा है तो वो हाफ इंफीरियर है। ठीक है, अगर ऐसा कहीं चिन्ह मिलता है तो ये मेल का है, और इसके नीचे जैसे आपका क्या है कि ये फीमेल का है, और इसमें क्या होंगे, ये बाइसेक्सुअल है यानी द्विलिंगिक है, जिसमें दोनों होंगे, नर और मादा दोनों होंगे। अगर आपका प्लस का चिन्ह मिलता है तो ये एक्टिनोमार्फिक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिनोमार्फिक को क्या कहते हैं, त्रिज्य सममित कहते हैं। अगर आपका ऐसे प्रतिशत का चिन्ह अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ये आपका जाइगोमॉर्फिक है, जिसे हम कहते हैं एक ब्याह से सममिति। ठीक है, ये आपके कुछ फैमिली के क्या दिए गए हैं, ये आपके जो फैमिली दिया गया है उसके कुछ सूत्र दिए गए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम नहीं बता रहे, हमने उदाहरण की बात की थी, तो उदाहरण देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, अब हम उदाहरण की बात करें तो जो आपकी आपकी फैमिली दी गई है, जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट फैमिली है उसके उदाहरण हमने लिख दिए हैं। तो देखो, जो आपकी ब्रेसिक ऐसी फैमिली है, ब्रेसिक ऐसी फैमिली में आपका उदाहरण हो जाएगा सरसों, मूली और सलजम। जो आपकी मालवेसी है, मालवेसी के अंतर्गत आपके गुड़हल, कपास, भिंडी और बालसा गुड़ आते हैं। ठीक है, अब बात करें हम एस्टेरेसी की, तो एस्टेरेसी में आपके सूरजमुखी, गेंदा और गार्डन लीटस आता है। और आपकी जो पोएसी फैमिली है, पोएसी में आपके ओट यानी जई आते हैं, बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, जौ, मूंग, नींबू, घास, गन्ना, ये सब कहाँ आते हैं, आपके पोएसी में। ठीक है, अब बात करें हम सोलेनेसी फैमिली की, तो सोलेनेसी फैमिली में आपका बेलाडॉन, अश्वगंधा, पिटूनिया, तंबाकू, आलू, बैगन, टमाटर और मिर्च, ये सब कहाँ आते हैं, सोलेनेसी फैमिली में। आपकी जो लास्ट फैमिली है वो क्या है, फैबिएसी। फैबिएसी में आपका क्या आता है, सनहेम्प्स आता है जो फाइबर होता है, सेसबेनिया आता है चारा होता है, ट्राइफोलियम आता है वो भी क्या होता है, चारा होता है, ल्यूपिन होता है। ठीक है, पी मटर होता है, चना होता है, अरहर की दाल होती है, मूंगफली, सोयाबीन जिससे तेल मिलता है, इंडिकोफेरा ब्लूस जो डाई होती है जिससे हमें डाई मिलती है, और मुलेठी क्या होती है, औषधि प्राप्त होती है। ये आपके किस फैमिली के हैं, फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या हुआ, पूरा हुआ, जिसमें हमने इस चैप्टर के सारे वीडियो सारे एग्जाम्पल देख लिए, वीडियो बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमारी लगभग 20 मिनट की वीडियो है, जिसमें हमने इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल थे पूरा रिवाइज कर लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, और हमें ताकि पता चल सके कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। तो पढ़ते रहिए और अपना ध्यान दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।